हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कुछ केस स्टडियों का। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि केस स्टडी क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसे सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज से हम प्रैक्टिस करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमसे केस स्टडी सॉल्व करते हुए नहीं बनेगी, अर्थात प्रकरण जो अध्ययन है उसको हल हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम कुछ केस स्टडी की बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम किस केस स्टडी का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पीएससी की एक खासियत रही है कि वो किसी एक टॉपिक से केस स्टडी उठा लेती है। ऐसे ही हमारी जो चौथी यूनिट है, जिसके अंतर्गत हम भ्रष्टाचार का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपको भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं, फिर भ्रष्टाचार को नियंत्रण या कम कैसे किया जा सकता है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं या फिर परिवार है या समाज है या मीडिया है, इसकी भूमिका किस तरीके से होती है, इस सभी को हमने डिटेल्स में पढ़ा था। साथ ही साथ भ्रष्टाचार टॉपिक में हमने लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को भी पढ़ा था और यह भी देखा था कि किस तरीके से ये संस्थाएं कार्य करती हैं। तो इन्हीं टॉपिक के अंतर्गत, अर्थात चौथी यूनिट के अंतर्गत ही आज हम केस स्टडी का अध्ययन करेंगे। आज की केस स्टडी मुख्यतः भ्रष्टाचार से ही संबंधित है। बात करें 2014 और 15 में आने वाली केस स्टडी, तो एक केस स्टडी थी, एक प्रकरण अध्ययन था जो 2015 की पीएससी में आया था। 35 नंबर में था, जिससे 5 प्रश्न पूछे गए थे और वो था एटीसी भूमि घोटाले पर आधारित। किस पे आधारित था? एटीसी भूमि घोटाले पर आधारित। पिछले वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि कोई भी प्रकरण जब आपको दिया जाता है तो वह वास्तविक भी हो सकता है, वह काल्पनिक भी हो सकता है, और वास्तविक या काल्पनिक के आधार पर वह कोई घटना होगी, कोई मुद्दा होगा, कोई विवाद होगा या फिर किसी में विरोध होगा। तो इस तरीके का प्रकरण आपको दिया जाएगा। आपको उस प्रकरण में क्या करना है? दर्शन शास्त्र से शिक्षा लेते हुए उसमें जो कुछ भी दिया गया है उसके परे जाके उसे देखना है, उसको सोचना है और समझना है। उसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उस प्रश्नों में आपको उचित विकल्पों का, जो नैतिकता है, नैतिकता के आधार पर उचित विकल्पों का चयन करना है और उसके आधार पर संविधान और कानून को ध्यान में रखते हुए निर्णय पर जाना है। तो ये जो प्रकरण आपको दिया गया है, ये क्या है? ये वास्तविक घटना से आधारित है। इसी तरीके से 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था, अगला प्रकरण हम उस पर देखेंगे, जो कि 2014 की पीएससी में आया था और ये भी 35 नंबर में पूछा गया था। इसमें भी 5 ही प्रश्न पूछे गए थे। अब आप सोचेंगे कि दोनों प्रकरणों की बात मैं एक साथ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, दोनों प्रकरण देखने में तो अलग अलग प्रतीत होते हैं, अर्थात दोनों की हमें विषय वस्तु तो अलग दिखाई देती है, लेकिन मूल रूप से देखें तो दोनों ही क्या हैं? घोटाले हैं। चाहे एटीसी भूमि घोटाले की बात करें, चाहे 2G स्पेक्ट्रम की घोटाले की बात करें। एक वस्त्र उद्योग के भूमि वितरण से संबंधित घोटाला था तो दूसरा टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित घोटाला था। दोनों में ही सरकार को क्षति होती है। दोनों की विषय वस्तु एक जैसी ही होती है, देखने में प्रतीत हमें अलग अलग होगी, लेकिन वास्तव में जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो उसकी विषय वस्तु एक ही है। उनके पीछे जो संलिप्त कारण होते हैं वो सभी एक ही हैं। तो यह दोनों केस स्टडी जो अलग अलग वर्षों में आई थी, उसे हल करने का तरीका एक ही था, उनके उत्तर एक ही थे। समझने का प्रयास करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम इन केस स्टडियों को पढ़ लेते हैं कि आखिर इस प्रकरण में हमें दिया क्या गया था। तो ध्यान रखिए, जब भी आप केस स्टडी का अध्ययन करेंगे तो आपको कुछ लाइनें या कुछ बिंदुओं को हाईलाइट करते हुए चलना है, उनको अलग से लिख लेना है, क्योंकि उन्हीं से आपका उत्तर तैयार होगा। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि या तो केस स्टडी को पढ़ते हुए आपको जीएस की फीलिंग आएगी कि यह जनरल स्टडी का प्रश्न है, या फिर आपको अनसीन पैसेज की फीलिंग आएगी कि इसके उत्तर तो सीधे सीधे दिए हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि सीधे सीधे उत्तर तो आपको 2-4 शब्दों में ही दिए जाते हैं, लेकिन आपसे लिखने के लिए बोला जाता है 150 या 200 शब्दों में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसकी मूल भावनाओं को समझना होगा, आपको जीएस का अध्ययन भी करना होगा, और जो आपके नीति शास्त्र पेपर के अंतर्गत जो चारों यूनिट हैं, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और इकाई 4, जो
दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन से संबंधित हैं, उन तीनों चारों यूनिटों का समावेशन इसमें आएगा। चलिए तो इस केस स्टडी को हम देख लेते हैं, आखिर एटीसी भूमि घोटाले में दिया क्या गया था। तो इस प्रकरण अध्ययन में लिखा था कि वस्त्र उद्योग के संबंध में कुछ राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी क्या हैं, समाविष्ट हैं। वस्त्र उद्योग से संबंधित यह घोटाला था, इसमें भूमि का क्या किया गया था, वितरण किया गया था, और इसमें कुछ राजनेता और कुछ प्रशासनिक अधिकारी क्या हैं, सम्मिलित हैं। इस घोटाले में निजी कंपनी को महत्वपूर्ण भूमि कथित बिक्री अस्थायी कीमतों पर की गई थी, अर्थात उसकी जो बिक्री है वो अस्थायी कीमतों पर की गई थी। भूमि की जो कीमत है उस कीमत पर, जो वास्तविक कीमत है उस वास्तविक कीमत पर उसकी बिक्री ना कर कम दामों पर उसकी बिक्री की गई थी। इस घोटाले में निम्नलिखित प्रदर्शित विषय स्पष्ट हैं। इन्होंने स्पष्ट रूप से आपको ये चीजें दे रखी थी कि घोटाले में क्या हुआ है, जो सरकारी संपत्ति की बिक्री है वह निजी कंपनी को कम कीमत पर की गई है, अर्थात घोटाला जो हुआ है वो सरकारी संपत्ति का ही होता है। तो इसमें जो सरकारी संपत्ति है जिसकी वास्तविक कीमत कहीं अधिक थी, उस कहीं अधिक कीमत को कम दामों पर किसी निजी कंपनी को दे दिया गया है, और देने का काम किसने किया है, कुछ राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने। तो इससे क्या हुआ, इससे सरकार को घाटा हुआ है। भूमि का हस्तांतरण एक चाल में अनुचित तरीके से पुनः विकास के लिए हुआ है, अर्थात एक योजना चल रही थी, उसी योजना को पुनः चलाने के लिए एक चाल चली गई और उसी के तहत इसका क्या किया गया है, वितरण किया गया है। अर्थात वास्तविक जगह जहां पर इसका वितरण होना था वह वहां पर ना होकर घोटाले स्वरूप इसका उपयोग हुआ है। अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए भूमि का मूल्यांकन उचित कीमत पर नहीं किया है। तो यहां पर क्या है, ऊपर ही हमने देखा था इसमें कुछ राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या किया है, अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने जो भूमि का वास्तविक मूल्य था उसका मूल्यांकन उचित तरीके से ना कर कम कीमत पर किया है, और ये जितने भी अधिकारी हैं सभी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाया गया है, अर्थात इनके पास आय से अधिक संपत्ति है। अब इस बिंदु से क्या स्पष्ट होता है, तो इस बिंदु से स्पष्ट होता है कि यह जो एटीसी घोटाला हुआ है यह पहला घोटाला नहीं है, इससे पहले भी कई घोटाले हुए हैं जिसमें अधिकारी और राजनेता सम्मिलित हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, अर्थात उन्होंने यह संपत्ति कहां से अर्जित की है, अलग तरीकों से अर्जित की है, और वह अलग तरीके क्या हो सकते हैं, घोटाले या भ्रष्टाचार हो सकते हैं। तो यह प्रकरण अध्ययन आपको समझ में आया, क्या क्या लिखा है इसमें। स्पष्ट बातों में कहा गया है कि जो घोटाला है भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है, जिसको कम कीमतों पर एक निजी कंपनी को दिया गया है। इसमें राजनेता और अधिकारी सम्मिलित हैं और उन्होंने जो भूमि की कीमत है, वास्तविक कीमत होनी चाहिए थी, उसका सही तरीके से अनुमान ना लगाकर कम कीमतों पर उस कंपनी को दिया है। उक्त प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर हमारे लिए कुछ प्रश्न दिए गए थे जिनका हमें उत्तर लिखना था। तो प्रश्नों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न थे। तो इसमें कहा गया था कि भारत में इस तरह के घोटाले के क्या कारण हैं। अब आपने प्रकरण अच्छे से पढ़ा, प्रकरण को पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, आपने देखा कि आखिर क्या क्या है। क्या आपको यहां पर घोटाले के कारण दिखाई दे रहे हैं? हाँ, कुछ दिखाई देंगे, लेकिन बाकी घोटाले के कारण कहां पर मिलेंगे, आपको चौथी यूनिट में ही मिलेंगे। जब आप चौथी यूनिट में भ्रष्टाचार को पढ़ेंगे तो भ्रष्टाचार आप देखेंगे कि वास्तव में भ्रष्टाचार के कारण क्या क्या हैं, किन कारणों से भ्रष्टाचार होता है। तो वही जो कारण आपने चौथी यूनिट के अंतर्गत पढ़े थे, वही कारण आपको कहां पर लिखने थे, यहां पर लिखने थे। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में इस तरह के घोटाले के क्या क्या कारण हैं। दूसरा आया था सरकारी तंत्र इन्हें नियंत्रित करने में क्यों असमर्थ है। तो चौथी यूनिट के अंतर्गत आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं और वास्तव में वह अभी तक क्यों भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं पा पाई है, या इसकी कमियां क्या रह गई हैं। यह भी हमने भ्रष्टाचार वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर भी हमें कहां मिलेगा, वहीं से मिलेगा। घबराइए मत, इनको हम सॉल्व करेंगे आगे जाके। मैं बस बता रहा हूं कि केस स्टडी कहां से आती है और किस तरीके से आपसे पूछी जाती है, और आपकी जो पिछली 4 यूनिट हैं वह किस तरीके से इसमें योगदान देती हैं। इस तरह के घोटालों को नियंत्रित करने में जनता की भूमिका याद करिए। जब आप भ्रष्टाचार पढ़ रहे थे तो भ्रष्टाचार के अंतर्गत
कुछ आपने देखा था कि आप परिवार की क्या भूमिका होती है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में, समाज की क्या भूमिका होती है, मीडिया की क्या भूमिका होती है, विशिल विलोवर की क्या भूमिका होती है। तो इन सभी की भूमिका आपने डिटेल्स में पढ़ी हुई है कि यह किस तरीके से भ्रष्टाचार को नियंत्रित करते हैं। और भ्रष्टाचार ही कारण किसका बनता है? घोटाले का बनता है। तो जो उसके कारण होंगे या उसको नियंत्रित करने में जो भूमिका होगी वही तो घोटाले में भूमिका होगी। तो इसका आंसर भी आपको कहां से मिलेगा? वहीं से मिलेगा। लेकिन आप सीधा का सीधा आंसर उठा के नहीं रख सकते, आपको प्रकरण अध्ययन के आधार पर ही उत्तर लिखना है। आपको मेल करना है कि इसमें क्या क्या विषय वस्तु दी गई है और उसी के आधार पर आपको उत्तरों को लिखना है। अगला प्रश्न था कि इस तरीके के नुकसान को कौन भरेगा, कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हो गया है, सरकार को इतनी ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो अब इसकी भरपाई वास्तव में कौन करेगा? क्या वह व्यक्ति करेगा, जनता करेगी, सरकार करेगी, कि कौन करेगा, या इसके लिए कोई नियम बनाया गया है? तो इसको भी हम आगे देखेंगे। फिर इसके नियंत्रण में प्रसार माध्यम की भूमिका अर्थात मीडिया की क्या भूमिका है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत हमने परिवार की, समाज की, मीडिया की, विशिल विलोवर की, इन सभी की भूमिकाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया हुआ है। तो इस प्रकरण से इस तरीके के 5 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों के थे। तो आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में इनके आंसर देने थे। यहां पर शब्द सीमा का कोई उल्लेख नहीं था। चलिए आगे एक और हम केस स्टडी की बात कर लेते हैं जो सेम टू सेम ऐसी ही है, जिसका नाम है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। क्या नाम है इसका? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इस शब्द को मत भूलिएगा, यह भी क्या है? घोटाला है। प्रकरण को देख लेते हैं। तो प्रकरण कहता है कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला दूरसंचार का, किसका? टेलीकम्युनिकेशन का घोटाला है और यह राजकीय घोटाला है। कैसा घोटाला है? राजकीय घोटाला है, अर्थात इसमें भी जो राज्य की संपत्ति है उसको ही नुकसान पहुंचाया जाता है, सरकारी जो संपत्ति है उसको ही नुकसान पहुंचाया जाता है। और इसमें भी आप देखिएगा वही शब्द अंडरलाइन है कि इसमें भी अनेक राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी समाविष्ट हैं या संलिप्त हैं, क्योंकि जितने भी सरकारी संपत्ति से प्रेरित घोटाले होते हैं उन घोटाले को अंजाम देने में प्रशासनिक और सरकारी अधिकारियों की ही भूमिका होती है। तो जहां कहीं भी घोटाले का नाम आएगा वहां पर आपको प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी अधिकारी दोनों ही संलिप्त मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? विधायिका के पास होती है। और उसे लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? कार्यपालिका के पास होती है। विधायिका में कौन बैठते हैं? राजनेता बैठते हैं। और कार्यपालिका में कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो जब कोई नियम बनाया जाएगा, मान लीजिए किसी भूमि का या टेलीकम्युनिकेशन ही देख लीजिए, इसका यदि वितरण होना है तो उसके नियमों की पुष्टि कौन करेगा? विधायिका करेगी। और जब राजनेताओं का सपोर्ट होगा और प्रशासनिक अधिकारियों का भी सपोर्ट उस घोटाले को बढ़ावा देने में होगा तो वह घोटाला आसानी से हो जाएगा। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी जो राजनेता होते हैं यदि वह सही होते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यदि प्रशासकीय अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? राजनेता करता है। और यदि राजनेता भ्रष्टाचार करता है तो उस पर जो नियंत्रण करने का कार्य करता है वो कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी करता है। यदि यह एक दूसरे पर नियंत्रण करते रहेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन कहीं भी यदि इन दोनों की सांठगांठ हो जाती है तो वहां पर भ्रष्टाचार के रूप में कोई बड़ा घोटाला आपके सामने आ जाता है। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि यह घोटाला 2008 में शुरू हुआ। अब तक 9 दूरसंचार कंपनियों को स्कोर्स स्पेक्ट्रम और लाइसेंस दिया गया है। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आपको महत्व क्या देखना है? आपको देखना है कि राजकीय घोटाला है, इसमें कौन कौन संलिप्त हैं। इस घोटाले में निम्नलिखित चीजों को प्रदर्शित किया गया है। कुछ विषय सामने आते हैं, जैसे कि 2008 में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बहुत ही सस्ते में 2G लाइसेंस दिए गए। बात वहीं पर आ गई घूम फिर के, वहां पर जो भूमि का वितरण किया गया था वह सस्ते दामों पर किया गया था। और यहां पर क्या किया गया है कि जो कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं वह कम कीमतों पर दिए गए हैं। अर्थात यहां पर घाटा किसको हो रहा है? सरकार को ही हो रहा है। जिस तरीके से उस घोटाले में जो पहले हमने केस स्टडी पढ़ी थी उसमें सरकार को घाटा हो रहा था, उसी तरीके से इस घोटाले में भी क्या हो रहा है? सरकार को घोटाला हो रहा है। इसमें घोटाले के कुछ डेटा दे दिए गए हैं कि सरकार को इससे 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। उसी तरीके से जो सीबीआई की चार्जशीट है जो कि 2 अप्रैल 2011 को सौंपी गई थी उसके अनुसार
ये जो डेटा दिया गया है इतने मिलियन बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो ये डेटा आपके लिए जरूरी नहीं है, डेटा कहीं लिखने के लिए नहीं आएंगे, बस ये आपको दर्शाया गया है कि इससे क्या हुआ है, घाटा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह जो केस स्टडी है वह यथार्थता पे आधारित है, यह घोटाला हो चुका है, इसलिए यहां पर डेटा दिए गए हैं। लाइसेंस मंजूर करते समय यहां पर भी क्या हुआ है, नियम और पद्धति को नजरअंदाज किया गया है। तो दोनों केस स्टडी आप समझ रहे होंगे। यदि पहली केस स्टडी को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा तो दूसरी केस स्टडी भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होगी कि एक एक बातें दोनों की कैसी हैं, समान हैं। जिन कंपनियों को दूरसंचार का पूर्व अनुभव नहीं था उसको भी लाइसेंस दिया गया, ऐसे ही लाइसेंस देने में पक्षपात किया गया है। तो ये इसमें क्या दिए गए, कुछ आपको तथ्य दिए गए थे। अब यहां से भी प्रश्न क्या पूछे गए, वही प्रश्न जो पिछली केस स्टडी में पूछे गए थे, सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न इस केस स्टडी में भी पूछे गए थे। मेरे बताने का मतलब ये है कि यदि आप इन्हीं केस स्टडियों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं जो विगत वर्षों में पूछी गई हैं, तो आगे आने वाली केस स्टडी को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि थोड़े से हेर फेर के साथ ही आयोग वही की वही केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। इसमें भी प्रश्न यही था कि भारत में इस तरीके के घोटालों का मूलभूत कारण क्या है। दूसरा प्रश्न था कि क्यों सरकार इस तरह के घोटालों को नियंत्रित करने में असमर्थ है। तीसरा क्वेश्चन था कि इस तरीके के प्रकरणों में विशेल ब्लोवर की भूमिका क्या है। वहां हमने क्या देखा था कि नागरिकों की भूमिका क्या है, और यहां पर प्रश्न आ गया विशेल ब्लोवर की भूमिका क्या है। अगला प्रश्न था कि इस तरह के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। तो घोटाला हुआ है तो बात तो करेंगे ना कि इतना ज्यादा जब नुकसान हुआ है सरकार को, तो वास्तव में इसकी भरपाई कौन करेगा या कैसे इसकी भरपाई की जाएगी। इस तरह के घोटालों को नियंत्रित करने में जनता और प्रसार माध्यम की भूमिका क्या क्या है। तो इस तरीके के प्रश्न इस केस स्टडी से या प्रकरण अध्ययन से पूछे गए थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं प्रश्नों की कि आखिर इन प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत में इस तरीके के जो घोटाले हो रहे हैं उसके कारण क्या हैं, आखिर किन कारणों के आधार पर यह घोटालों का अंजाम दिया जाता है या इस तरीके के घोटाले हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों ये जो घोटाले होते हैं, इन घोटालों के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, इन घोटालों के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, और उन सभी कारणों का आपने विस्तार पूर्वक अध्ययन कहां पर किया हुआ है, चौथी यूनिट के अंतर्गत किया हुआ है। चलिए उसको हम समझ लेते हैं और इस केस स्टडी से सम्मिलित करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे घोटालों का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है, पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का अभाव कैसे, जितने भी घोटाले होते हैं मुख्यतः आप देखेंगे कि उनमें गोपनीय प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। किसको अपनाया जाता है, गोपनीय प्रक्रियाओं को। किसी भी चीज की यदि नीलामी होनी है तो उसके वास्तविक दाम क्या हैं, उसे किस दामों पर नीलाम किया गया है, यह सभी डेटा जनता के सामने या मीडिया के सामने स्पष्ट नहीं किए जाते हैं। यदि स्पष्ट करने की बात की जाती है तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सामने रख दिया जाता है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, इसलिए हम गोपनीयता इसमें ज्यादा से ज्यादा बरतेंगे। और इसी गोपनीयता के कारण लोगों को यह पता नहीं चल पाता है कि जो चीज़ों की नीलामी हो रही है, चाहे वह कपड़ा घोटाला हो, चाहे वह टेलीकम्युनिकेशन घोटाला हो, तो इसमें जो भी नीलामी हो रही है उसकी वास्तविक कीमत क्या है और किस कीमत पर इसकी नीलामी हो रही है। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, पारदर्शिता का अभाव। यदि किसी प्रक्रिया में, यदि पूरी प्रक्रिया जो नीलामी की चल रही है उसमें यदि पारदर्शिता बरती जाए, सरकारी नियमों की जानकारी सभी लोगों को स्पष्ट तरीके से दी जाए, तो इस तरीके के घोटालों को अंजाम नहीं दिया जा सकेगा। गोपनीय प्रक्रियाएं, गोपनीय प्रक्रियाएं वही बात कि जटिल एवं गोपनीय कार्य प्रक्रियाओं के कारण निर्णय कुछ लोगों तक ही सीमित हो जाते हैं, कुछ अधिकारी, कुछ राजनेता तक ही यह निर्णय क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। और जब यह कुछ तक सीमित होते हैं तो वह उसमें अपना लाभ देखने लगते हैं, और या तो वह इसकी प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं ताकि कार्य करने के लिए लोगों से अधिक धन इकट्ठा किया जा सके, और दूसरा उसमें कमीशन अपना बनाने लगते हैं। इससे क्या होता है, जिम्मेदार व्यक्ति मनमाने ढंग से निर्णय करके भ्रष्टाचार करते हैं और सरलीकृत प्रक्रियाओं एवं खुलेपन में घोटाला होना संभव नहीं होता। इसलिए यह इसे क्या करते हैं, गोपनीय प्रक्रियाओं में और कठिन प्रक्रियाओं में तब्दील कर देते हैं। तो जो हमारी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं वह गोपनीय होने के कारण, उसमें पारदर्शिता का अभाव होने के कारण इन घोटालों को जन्म दिया जाता है। भ्रष्टाचार पूरा टॉपिक ही है। भारत में क्या है, जो भी घोटाले होते हैं वह भ्रष्टाचार के कारण ही होते हैं, क्योंकि घोटाले दरअसल छोटे छोटे भ्रष्टाचार का ही संयुक्त रूप होता है।
आप देखते हैं कि अब प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता हो, वह कहीं ना कहीं अपना लाभ देखने लगता है। और वो लाभ क्यों देखता है? क्योंकि उनके कार्य के आधार पर उन्हें उतनी आमदनी प्रदान प्राप्त नहीं होती है। दूसरा, बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि वह आधुनिक समय में जीना चाहता है, बहुत सारी चीजों को प्राप्त करना चाहता है और वह उन्हें प्राप्त करना चाहता है बगैर मेहनत के। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और भ्रष्टाचार के आधार पर ही जब यह भ्रष्टाचार राष्ट्रीय लेवल का हो जाता है, बहुत अधिक संपत्ति का इसमें घोटाला हो जाता है, तो वह घोटाले में परिवर्तित हो जाता है। भाई भतीजावाद एवं लाल फीताशाही दोनों ही अलग शब्दावलियां हैं। भाई भतीजावाद, देखिए क्या होता है, सरकारी सेवाओं में जाना या राजनेताओं के रूप में चुनाव जीतना बहुत ही कठिन प्रक्रिया हो गई है। कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव जीतता है तो उसके लिए उसे बहुत ज्यादा संपत्ति खर्च करनी होती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति अधिकारी बनता है तो उसके लिए भी बहुत अधिक कठिन परिश्रम करना होता है। तो लोग क्या करते हैं कि यदि किसी गांव से या कहीं किसी क्षेत्र से कोई व्यक्ति या तो राजनेता बन जाए या फिर वह प्रशासनिक अधिकारी बन जाए, तो उसकी कोशिश होती है कि उसके जो परिचित हों वह प्रशासनिक सेवाओं में आ जाएं या फिर जो भी कार्य हो रहा हो उसका फायदा उन लोगों को मिल जाए। और यही क्या कहलाता है? भाई भतीजावाद कहलाता है। भाई भतीजावाद के कारण होता क्या है? देखिए, यदि प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता योग्यता के आधार पर बनते हैं तो उन्हें पता होता है कि इस पद को प्राप्त करने के लिए हमने क्या मेहनत की है या क्या बलिदान दिया है और इस पद की भूमिका आखिर वास्तव में क्या है या इस पद का महत्व क्या है, तो वह उस तरीके से कार्य करता है। लेकिन जो व्यक्ति आसानी से उस पद पर पहुंच जाता है, किसी राजनेता या प्रशासनिक अधिकारी के सहयोग से पहुंच जाता है, तो उसे उसकी महत्वता का ज्ञान नहीं होता और वह उसका उपयोग दुरुपयोग रूप से करता है और अधिक से अधिक संपत्ति एकत्रित करने के लिए करने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत से प्राप्त करता है उसे उसके खोने का भी डर बना रहता है, लेकिन जिस व्यक्ति को दान दक्षिणा में वो चीज मिल जाती है उसे खोने की अहमियत मालूम नहीं होती। तो वो क्या करता है कि जब तक हैं तब तक जितना ज्यादा कमा सके उतना ज्यादा कमा ले। तो भाई भतीजा क्या करता है? भाई भतीजावाद आगे जाके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और यही भ्रष्टाचार आगे चलकर घोटाले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लाल फीताशाही क्या होता है? नियमों को कठोर करना, अर्थात प्रशासनिक जो नियम होते हैं उनको इतना कठोर कर दिया जाता है कि जो आसान व्यक्ति होता है वह उन नियमों के अनुरूप चलकर या तो कोई भी नीलामी हो रही होती है या किसी भी चीज का वितरण हो रहा होता है उसे आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है। उसे प्राप्त करने के लिए वह क्या करता है? राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से सांठगांठ करने लगता है और उनके फायदे की बात करने लगता है, जो आगे जाकर घोटाले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्लियर हुआ कि भाई भतीजावाद और लाल फीताशाही किस तरीके से भ्रष्टाचार और घोटालों को बढ़ावा देता है। इसी तरीके से नैतिकता का पतन क्या होता है? वर्तमान समय में नैतिकता का पतन एवं मानवीय मूल्यों में गिरावट आती जा रही है और यही घोटालों को जन्म दे रहा है। क्योंकि अब व्यक्ति सिर्फ अपना भला चाहता है, वह चाहता है कि अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब उसके लिए हमें कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना हो। गांधी जी की युक्ति को बात कीजिए। गांधी जी कहते हैं कि साध्य तो उचित होना ही चाहिए, लेकिन साध्य को पाने के लिए जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं वो भी उचित होना चाहिए, तभी साध्य का औचित्य बनता है। अब आप भ्रष्टाचार की परिभाषा में चलिए। भ्रष्टाचार की परिभाषा में यह रहता है कि हमें साध्य प्राप्त करना है, उसके लिए साधन कोई भी हो। क्लियर हुआ? अर्थात हमें साध्य अच्छा प्राप्त होना चाहिए, साधन कैसे भी हों, मतलब हमें अधिक से अधिक पैसा अर्जित होना चाहिए। उसके लिए हमें किसी भी नियम को तोड़ना पड़े, किसी भी कानून को तोड़ना पड़े या किसी का भी हमें शोषण करना पड़े। इससे मानवीय मूल्यों में इतनी ज्यादा गिरावट हो गई है कि व्यक्ति यह भी नहीं सोचता है कि यदि गरीबों के लिए कोई योजना निकली हुई है और उस योजना को हम भ्रष्टाचार में तब्दील कर देंगे, उस योजना के तहत जो भी पैसा लोगों तक आया है वह यदि हम वहां तक नहीं पहुंचने देंगे तो उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता, वह सिर्फ अपने भविष्य के विषय में ही सोचते हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है? जो नैतिकता का पतन हो रहा है, लोगों में नैतिकता की जानकारी नहीं है, वह भी आगे चलकर बड़े बड़े घोटालों का कारण बनता है। एक कारण और क्या है? प्रभावी कानूनों की कमी। ये घोटाले कभी कभार नहीं होते, बहुत बार होते हैं, शुरू से ही चले आ रहे हैं और आगे भी होते जा रहे हैं और होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है। आप देखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया है कि इनकी भरपाई कौन करेगा।
घोटाले जो होते हैं लाखों करोड़ों रुपयों में होते हैं, अरबों रुपयों में होते हैं। और मान लीजिए घोटाला हो भी गया और उनके प्रति कंप्लेंट हो भी गई, पकड़े भी जाते हैं वो घोटाला उजागर भी हो जाता है, तो अधिक से अधिक सरकार में क्या नियम कानून होते हैं? सरकार में नियम कानून होते हैं कि या तो उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, या फिर उनकी पेंशन, अधिकारी हैं तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाए, उनकी तनख्वाह बंद कर दी जाए, उनको थोड़ी सी जेल करा दी जाए। लेकिन उससे होता क्या है? जो लाखों अरबों रुपयों में, करोड़ों रुपयों में जो घोटाला हुआ है, क्या उसकी भरपाई हो पाती है? नहीं हो पाती। दूसरा, प्रभावी कानूनों की कमी आखिर क्यों है? जब हम देख रहे हैं कि ये मुख्य कारण है क्योंकि कानून ना होने के कारण लोगों में डर नहीं है और वह आगे चलकर बड़े से बड़े घोटालों को जन्म देता है। तो यह कानूनों की कमी इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे, आपने जब प्रकरण का अध्ययन किया है तो आपने देखा है कि इसमें कुछ राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही सम्मिलित हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो घोटाले हैं उनको जन्म कौन देते हैं? ये दोनों ही सांठगांठ के द्वारा जन्म देते हैं। यदि इनमें से कोई एक भी संलिप्त ना हो तो उससे घोटाला होने से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। चूंकि कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? नियम बनाने का अधिकार किसको होता है? विधायिका को होता है, राजनेताओं को होता है। और उनको पता है कि यदि हम प्रभावी कानून बना देंगे तो इससे आगे चलकर हमको ही घाटा है। इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, कोई प्रभावी कार्य किया ही नहीं। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं लेकिन वह सही तरीके से कारगर सिद्ध हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं कानूनों को तोड़ने वाले कुछ राजनेता और कुछ प्रशासनिक अधिकारी इन घोटालों में सम्मिलित हो जाते हैं। जागरूकता की कमी, यह भी बहुत प्रमुख कारण है, क्योंकि लोगों को, जनता को जानकारी ही नहीं होती है नियमों की और कानूनों की। इस कारण से भी क्या होते हैं? ये बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं। उपरोक्त कारणों का समुच्चय ही बड़े बड़े घोटालों का कारण बनता है और भारत में इन घोटालों के कारण लोकतंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये सभी कारण कुछ नए नहीं हैं, वह कारण वही हैं जो हमने भ्रष्टाचार के अंतर्गत पढ़े थे। बस उसे आपको केस स्टडी के अंतर्गत समाहित करके ही पढ़ना है। आपने देखा है कि केस स्टडी में किस तरीके से कम कीमतों पर चीजों की नीलामी हो रही है, और वो नीलामी क्यों हो पाई है? क्यों? क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी थी। लोगों को पता ही नहीं था कि नीलामी के नियम क्या हैं, नीलामी कहां होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। इसमें पारदर्शिता का अभाव था क्योंकि लोगों के सामने उसके डेटा रखे ही नहीं गए। इसमें गोपनीयता रखी गई थी, इसमें प्रभावी कानूनों की कमी रखी गई, क्योंकि इतने बड़े घोटाले हो जाने के बावजूद भी लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। अर्थात जो प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता थे इन पर कोई असर नहीं पड़ा। आपने लास्ट वाली लाइन देखी होगी, उसमें लिखा हुआ था कि इन सभी के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। अर्थात इनसे पहले भी इन्होंने किसी न किसी घोटाले को जन्म दिया हुआ है। और ये घोटाले को जन्म क्यों दे रहे हैं? क्योंकि नैतिकता की कमी है, प्रभावी कानूनों की कमी है। तो इसी तरीके से इन पॉइंटों में आप इस केस स्टडी के सहित केस स्टडी को सम्मिलित करके इनके कारण लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सरकारी तंत्र इन घोटालों को नियंत्रित करने के लिए असमर्थ क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि बार बार इन घोटालों को जन्म दिया जाता है या बार बार ये घोटाले लगातार होते रहते हैं? तो दोस्तों, आपने देखा होगा प्रकरण में ही कि अधिकांश मामलों में प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनेताओं की सांठगांठ देखने को मिलती है और इन्हीं के द्वारा इन घोटालों को जन्म दिया जाता है। प्रशासन में निम्न से उच्च स्तर तक के अधिकारी एवं उत्तरदायी जो राजनीतिक होते हैं, इनके नेतृत्व भी इन घोटालों में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। इसी कारण से इन पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाते, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वह निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी सम्मिलित होते हैं। साथ ही साथ इनका नेतृत्व करने वाले जो राजनेता होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इनमें किसी भी प्रभावी तंत्र जो एक दूसरे पर कंट्रोल कर सकें, ऐसा कोई सिस्टम कारगर नहीं रह पाता है। यदि प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, एक नियम है कि यदि प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार करे तो उस पर राजनीतिक नेतृत्व उन पर क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। और यदि किसी राजनेता के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो उस पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करेगा? प्रशासनिक अधिकारी करेगा। लेकिन यदि ये दोनों मिल जाते हैं और सांठगांठ से किसी घोटाले को जन्म देते हैं तो उन पर नियंत्रण करने वाला कोई भी नहीं बचता है। हाँ, इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं कि यदि जनता जागरूक हो, यदि मीडिया जागरूक हो और मीडिया इसे उजागर कर दे तो ये उजागर तो हो जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा जिस मात्रा में घोटाला किया जाता है
उसकी भरपाई सही तरीके से नहीं हो पाती है, जिससे सरकार को और देश में रहने वाली जनता को बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, घाटा होता है। भ्रष्टाचार एवं घोटालों से निपटने के लिए कठोर प्रभावी कानून भी अनुपस्थित है। और वो क्यों है, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि इन भ्रष्टाचारों में राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी ही सम्मिलित हैं और वह स्वयं के लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाहेंगे। सरकारी तंत्र घोटालों को रोकने में नाकाम रहा है। प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव और गोपनीयता के कारण भी आपको ये घोटाले देखने को मिलते हैं। मैंने अभी जब हम कारण पढ़ रहे थे तो उनको डिटेल में बताया था कि किस तरीके से पारदर्शिता के अभाव के कारण और गोपनीयता के कारण घोटालों को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। कानूनों के प्रति जन जागरूकता का अभाव और जिम्मेदार मीडिया की कमी भी सरकारी तंत्र को असहयोग करती है, सरकारी तंत्र को सहयोग करती है, असहयोग नहीं सहयोग करती है, जिससे ये घोटाले क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्योंकि यदि जागरूक मीडिया नहीं होती है तो मीडिया इन घोटालों को उजागर नहीं करती है, लोगों तक नहीं पहुंचाती, और जब लोगों तक ये घोटाले नहीं पहुंचेंगे तो यह जो सरकार होती है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वह बार बार इन घोटालों को जन्म देते रहते हैं। लोगों को जागरूक करने का कार्य कौन करता है, प्रसार मीडिया ही करती है। तो उसे उन नियमों से लोगों को अवगत कराना चाहिए, उसे उनके अधिकार बताने चाहिए इस तरीके से, और सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाना चाहिए कि कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता बरती जाए, उसमें गोपनीयता का कोई भी स्थान ना रहे। साथ ही साथ इसमें जो पद सोपानीय व्यवस्था होती है उसमें भी जो प्रत्येक स्तर होता है उसमें भ्रष्टाचार को लेकर मूक सहमति बनी होती है, क्योंकि सभी को पता होता है कि कुछ भी चीज कहीं भी घटित हो रही होगी उसमें कुछ ना कुछ कमीशन तो हमारा होगा ही। तो इसलिए उनकी भी क्या होती है, मूक सहमति होती है। वह प्रत्यक्ष तौर पर भले ही उसमें सम्मिलित ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उन लोगों की उसमें सहमति होती है। तो यही कारण है जिस कारण से जो भ्रष्टाचार है उसको नियंत्रित करने में सरकार असमर्थ है, या जो घोटाले हो रहे हैं उन्हें नियंत्रित करने में सरकार असमर्थ है। तीसरा प्रश्न था कि इन घोटालों को रोकने में जनता और विशिल ब्लोवर की क्या भूमिका है। दोनों प्रश्नों को लेके चले हैं। एक हम जो कपड़ा उद्योग का घोटाला था और दूसरा जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन का घोटाला था, दोनों में एक में जनता पूछा गया और एक में विशिल ब्लोवर पूछा गया है। तो विशिल ब्लोवर क्या होता है, एक ऐसी संस्था होती है, गैर सरकारी संस्था होती है जो भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करती है ना। ये लाभ से प्रेरित नहीं होती, ये समाज सुधार के लिए क्या करती है, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सरकार की नजरों में उस भ्रष्टाचार को लाने का कार्य करती है। और जनता भी क्या करती है, चूंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है इसलिए जनता भी प्रमुख भूमिका निभाती है सरकार को इन घोटालों को नियंत्रित करने में। समझ लेते हैं किस तरीके से। प्रशासन में सामान्य जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर इन घोटालों को काफी हद तक कैसा किया जा सकता है, रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जन जागरूकता बढ़ाया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। मैंने आपको बताया है कि जब तक लोगों में जागरूकता ही नहीं होगी, जब तक जनता को यह पता ही नहीं होंगे कि उसके अधिकार क्या हैं, यह जो नीलामी हो रही है वो उनके नियमों के तहत हो रही है, इसमें क्या गलत है और क्या सही है, तब तक इन घोटालों को रोका नहीं जा सकता। देश में भ्रष्टाचार में कई मामले सामने आते हैं और सभी का मुद्दा बनाने में जनता का जो प्रतिरोध है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि जनता प्रतिरोध ही नहीं करेगी, इन घोटालों के विरोध में आंदोलन ही नहीं करेगी, तब तक इन घोटालों पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। लोकतांत्रिक देश में जनता की आवाज, समर्थन एवं प्रतिरोध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका महत्व बहुत अधिक होता है। जन भागीदारी द्वारा इन घोटालों को रोका जा सकता है। यदि आम जनता पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करे, प्रक्रियाओं के संदर्भ में प्रश्न करे कि जो कार्य हो रहे हैं वह किस प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं, वह सभी डिटेल्स हमारे सामने रखी जाए, इस तरीके की मांग यदि वह करती है तो क्या होगा, इन घोटालों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। तथा कानून का सहयोग लें तो प्रशासनिक एवं राजनीतिक नेतृत्व पर दबाव बनता है और घोटालों की संभावना क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। तो आपको समझ में आया, बात वही है, घुमा फिरा के की जा रही है बार बार। जो आपने कारण में पढ़े हैं वही कारण बार बार अलग अलग उपयोग में आएंगे। उपरोक्त प्रकरण में सरकारी संपत्ति का हस्तांतरण निजी व्यक्तियों को किया गया है। हमने प्रकरण का अध्ययन किया था, उसमें हमने देखा था कि जो सरकारी संपत्ति है,
चाहे हम एटीसी घोटाले की बात कर लें, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात कर लें, दोनों में ही सरकारी वहां पर क्या किया गया था कि लाइसेंस की बिक्री कम कीमतों पर की गई थी, जिस कारण सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ था। और पहले प्रकरण में एटीसी घोटाले में वहां पर क्या किया गया था कि भूमि का जो हस्तांतरण है वो कम कीमतों पर किया गया था। और दोनों में ही क्या हो रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। यदि स्थानीय जनता अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती तो निजी हाथों में जमीन का हस्तांतरण होने पर क्या करती, विरोध करती। और जब उसका विरोध बहुत कारगर होता तो क्या सरकार इस तरीके के घोटाले को जन्म दे पाती या इस तरीके के हस्तांतरण को कर पाती? नहीं कर पाती। लेकिन जनता में जागरूकता की कमी होने के कारण, जनता के प्रतिरोध में कमी होने के कारण इस तरीके के घोटालों को अंजाम दिया गया। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में मामले सहित संदिग्ध गतिविधियों पर शासन, पुलिस एवं मीडिया को सूचित करने का काम भी आम जनता कर सकती है। क्योंकि हमें पता है, देखा गया है कि बहुत सारे, आप जब केस स्टडी पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा गया था कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। अर्थात यदि इन प्रक्रिया में किसी भी चीज की नीलामी हो रही है, उसमें इस तरीके के प्रशासनिक अधिकारी संलिप्त हैं जो पहले से ही किन्हीं ना किन्हीं घोटालों में संलिप्त रहे हैं, और जनता को यदि इसका पता होता तो जनता उसका विरोध करती, और विरोध करती तो उन्हें उस प्रक्रिया से हटा दिया जाता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहले घोटाला किया हुआ है आगे चलकर वह घोटाले को अंजाम जरूर देंगे। तो इस तरीके से क्या किया जा सकता है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर घोटालों को नियंत्रण कर सकती है। इस तरह के घोटाले में हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो यदि नुकसान की भरपाई की बात आए तो नुकसान की भरपाई के लिए ऐसे संविधान में या कानून में कोई भी स्पष्ट तरीके से उल्लेख नहीं है कि इसकी भरपाई किस तरीके से और कौन करेगा। हाँ, भारत में हुए घोटाले नुकसान की भरपाई के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। न्यायिक कार्यवाही में निर्णय के उपरांत अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन जुर्माने की राशि क्या होती है, घोटाले की अपेक्षा बहुत कम होती है, जिसे न्यायिक शुल्क का भाग माना जाता है। और जुर्माना लगाने के अतिरिक्त आय से अधिक संपत्ति के मामलों में यदि होता है तो उनकी संपत्ति क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है, कुर्क कर ली जाती है, संपत्ति की नीलामी आदि के माध्यम से राशि को एकत्रित किया जाता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं जो घोटाले को अंजाम देते हैं, वह अपने नाम पर ना तो संपत्ति अधिक रखते हैं और ना ही घर या जमीन खरीद कर रखते हैं, जिस कारण से वह अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं और सरकार को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि यदि कोई घोटाला करता है तो उस घोटाले में हम क्या करेंगे, या तो उन्हें गिरफ्तार कर देंगे, कुछ समय की सजा सुना देंगे, और अब जो घोटाला हो चुका है उसकी भरपाई के लिए हम क्या करेंगे, उसकी संपत्ति को कुर्क करेंगे, उसकी जब्ती करेंगे, उसकी नीलामी के द्वारा जो आय प्राप्त होगी उसे हम क्या करेंगे, न्यायिक शुल्क में जमा कर देंगे, और इसी आधार पर हम भरपाई करेंगे। लेकिन इससे भी जो वास्तविक घोटाला होता है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त होने पर प्रशासनिक अधिकारी की पेंशन पर रोक, फंड पर रोक आदि को दंड स्वरूप लगाई जाती है। इन आदि को लगाया जाता है दंड स्वरूप, लेकिन इससे भी क्या होता है, वास्तविक चीज नहीं हो पाती है, वास्तविक संपत्ति जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। और लोगों को डर भी कम होता है, उनको पता है कि आप करोगे क्या, अधिक से अधिक ये चीजें करोगे। लेकिन इससे हम जितने बड़े घोटाले को जन्म दे रहे हैं, क्या उसकी भरपाई आप कर लोगे? तो नहीं हो पाएगी, और आगे चलकर वह जेल से छूटने के बाद और बाद में क्या करते हैं, इस संपत्ति का उपयोग अपनी शान शौकत में करने लगते हैं। घोटाले करने पर हुई हानि की भरपाई नहीं किए जाने की स्पष्ट व्यवस्था के अभाव के चलते भ्रष्टाचारी इस तरह की गतिविधियों से निसंकोच संलिप्त रहते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में राजनेता एवं प्रशासनिक अधिकारियों को कि घोटाले में संलिप्तता है तथा उन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। इस प्रकरण में आय से अधिक संपत्ति के मामले में अवश्य संपत्ति जब्त की जा सकती है, कि जो आय से अधिक संपत्ति है उसे बस आप जब्त कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई चीज़ें नहीं दी गई हैं। अब बात आती है कि घोटाले को नियंत्रण करने में प्रसार भारती या प्रसार भूमिका या मीडिया की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में किसे माना जाता है, मीडिया को माना जाता है। यह चतुर्थ स्तंभ होती है और इसका मुख्य कार्य होता है कि देश में जो भी गतिविधियां चल रही होती हैं उनको जनता तक पहुंचाना, जनता को जागरूक करना, जनता को उसके अधिकार बताना, साथ ही साथ सरकार पर और प्रशासन पर दबाव बनाना ताकि वह जो योजना जिस उद्देश्य से लागू कर रही है उसी आधार पर उसका क्रियान्वयन करे।
जनसंचार एक सशक्त माध्यम होने के कारण मीडिया खोजी पत्रकारिता, स्टिंग ऑपरेशन, साक्ष्य एकत्रण द्वारा मीडिया में रिपोर्ट प्रसारित करके व्यापक रूप से जन प्रतिरोध एवं सरकार पर दबाव बना सकती है। आपने देखा होगा बहुत सारे घोटालों को उजागर करने में भूमिका मीडिया की ही होती है। मीडिया में स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं, गुप्त कैमरे लगाकर इन चीजों की जांच की जाती है और बाद में भ्रष्टाचार को उजागर भी किया जाता है। साथ ही साथ सरकार पर दबाव भी बनाया जाता है कि इस तरीके के घोटाले जो आपकी सरकार में हो रहे हैं वो आगे जाकर ना हो, या फिर इनकी न्यायिक जांच सही तरीके से होना चाहिए। घोटालों के अधिकतर मामलों में मीडिया की रिपोर्ट्स को भी साक्ष्य या संज्ञान के आधार पर बनाया जाता है। वह जो रिपोर्ट होती है उसे भी संज्ञान में लिया जाता है साक्ष्य के आधार पर। घोटाले में संलिप्त प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजनेताओं के विरुद्ध जनमत बनाने तथा सरकार को कार्यवाही करने पर बाध्य करने में भी मीडिया की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। यह सरकार पर दबाव बनाती है कि आप सही तरीके से कार्यवाही करें। जो भी प्रशासनिक अधिकारी, जो भी राजनेता इस तरीके के घोटाले में सम्मिलित हैं, उन पर सही तरीके की न्यायिक कार्यवाही हो और उन्हें उचित दंड भी प्रदान किया जाए। मीडिया की इसी शक्ति के कारण घोटाले पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। वर्तमान में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया ने भी घोटाले को सामने लाने में एवं कार्यवाही करने में और दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया है। तो दोस्तों, समझ में आया कि किस तरीके से मीडिया की, किस तरीके से विशिल ब्लोवर की, किस तरीके से नागरिकों की भूमिका होती है भ्रष्टाचार को या फिर घोटालों को नियंत्रित करने में। तो इस तरीके से क्या होता है, मीडिया घोटालों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती है। मीडिया अपने प्रचार माध्यमों एवं विज्ञापन द्वारा जन जागरूकता को बढ़ाने, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रेरित कर सकती है। मीडिया लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनमत को सकारात्मक रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विभिन्न टीवी डिबेट्स में जनता की ओर से जांच की मांग की जा सकती है। मीडिया के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जांच की मांग कर सकते हैं, डिबेट करवा सकते हैं, उन प्रशासनिक अधिकारियों को, राजनेताओं को सामने ला सकते हैं और डिबेट के माध्यम से उनका खुलासा कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी, यूथ क्लब सहित एनजीओ को भी इस प्रयास में शामिल करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये जो घोटाले वाली, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे ATC घोटाला हो, वह केस स्टडी समाप्त होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से केस स्टडी को अंजाम दिया जाता है, केस स्टडी का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अगली केस स्टडी की, जो कि लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013 पर आधारित है। यह भी भ्रष्टाचार वाले टॉपिक से ही संबंधित है। और भ्रष्टाचार में जब हम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को पढ़ते हैं तो उसके साथ ही हम ये वाली लोकपाल लोक अधिनियम को पढ़ते हैं तो उसके साथ ही हमें सभी सूक्ष्म जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, कि इनका गठन क्यों किया गया, यह किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, इन्होंने घोटाले को नियंत्रित करने में क्या क्या कार्य किया है, और क्या वास्तव में यह जिस उद्देश्य से सामने आए हुए हैं या जिस उद्देश्य से इन्हें बनाया गया है, क्या यह उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाए हैं। तो इसी पर आधारित यह केस स्टडी। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी जो आयोग ने दी थी 2014 के प्रश्न पत्र में 30 नंबर में पूछी गई थी। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसका अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस केस स्टडी को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए केस स्टडी को पढ़ लेते हैं। केस स्टडी का विषय क्या है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013। इसके विषय में जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिकों की समस्या और शिकायतों को हल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC की सिफारिशों पर, ये आपको ध्यान रखना है किसकी सिफारिशों पे आया था, यह है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन की सिफारिशों से आया था, को ध्यान में रखते हुए बहुत लंबे चर्चा विचारण के बाद भारतीय संसद ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2013 में पास कर दिया, संसद में से पास कर दिया है। तो ये तो सामान्य सी जानकारी दी गई है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के विषय में, क्या है किसकी सिफारिशों पे आया है, संसद में बड़ी चर्चा चली है और क्यों इसे लाया गया है। यह एक भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट है। क्या है, भ्रष्टाचार विरोधी, अर्थात भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए इसे लाया गया है के रूप में माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजनेताओं और प्रशासन में विद्यमान अधिकारियों के भ्रष्टाचार
के आरोप के विषय में जांच करना, अर्थात जो राजनेता और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं उनके आरोपों की जांच करना और उन्हें उनके आरोपों को सिद्ध करना और बाद में सजा के लिए संसद को या सरकार को बोलना। इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग और भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के साथ मिलकर लोकायुक्त, कौन? लोकायुक्त। लोकायुक्त किसके साथ मिलकर कार्य करते हैं? इनकम टैक्स विभाग जो आयकर विभाग है उसके साथ, और भ्रष्टाचार विरोधी संस्था के साथ मिलकर लोकायुक्त राजनेताओं और प्रशासकीय अधिकारियों का भ्रष्टाचार प्रकाश में लाने के लिए जनता की मदद करती है। यह क्या करती है? जनता की मदद करती है भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। इस एक्ट के कारण कुछ राजनेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को सजा मिल चुकी है, कुछ भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस तरीके की यह केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। तो केस स्टडी क्या प्रस्तुत की गई है? सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में बताया गया है कि किसके द्वारा इसे लाया गया है। अब प्रश्न क्या बनेंगे कि इसके द्वारा क्यों लाया गया है, आगे हम देखेंगे। तो किसके द्वारा लाया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन ARC के द्वारा लाया गया है। क्यों लाया गया है? तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि राजनेता और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो है जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं तो उन भ्रष्टाचार को उजागर करना और उनको पकड़ना और उन पर प्रशासनिक कार्यवाही करना। साथ ही साथ जो लोकायुक्त है वह कुछ संस्थाएं होती हैं, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी संस्था होती है या जो आयकर विभाग है, इसके साथ जनता के सामने भ्रष्टाचार को उजागर करती है और उन पर कार्यवाही करती है। और यहां पर इसके महत्व को भी बताया गया है कि इन्होंने समय समय पर इसकी जांच की भी है और बहुत सारे राजनेताओं को सजा भी दिलाई है और कुछ पर तो अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे भी हैं, वह उसका सामना भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से यह प्रकरण दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रश्नों की कि आखिर प्रश्न क्या पूछे गए थे। तो इसमें पूछा गया था कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने इन दो संस्थाओं की स्थापना के लिए सिफारिश की, और सिफारिश की तो फिर क्यों की, आखिर इसके पीछे रीजन है क्या, आपको यह सभी इसके अंतर्गत लिखना है। क्या भारतीय प्रशासन प्रणाली में पारदर्शिता का ना होना भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी है? याद करिए पिछली केस स्टडी जिसमें हमने पारदर्शिता का रीजन बताया था कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जब पारदर्शिता नहीं होती है तो उससे किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। क्या राजकीय और प्रशासकीय स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने में लोक आयुक्त सफल हो सका है? तो इस तरीके के प्रश्न आपसे इस केस स्टडी के अंतर्गत पूछे गए थे। चलिए एक एक करके इन प्रश्नों का अध्ययन हम करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हें आप भ्रष्टाचार वाले टॉपिक में बहुत डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। उन्हीं का उपयोग करते हुए इस केस स्टडी का सहारा लेते हुए हमें इनका उत्तर लिखना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन ने लोकपाल और लोकायुक्त नामक दोनों संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की, और मुख्य रूप से क्यों की? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्वच्छ और उत्तरदायी शासन के लिए भ्रष्टाचार को रोकना और ऐसे मामले संज्ञान में आने पर दंडित करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार यदि दर बदर होते रहे, समय दर समय होते रहे, तो इससे सरकार और जनता को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ेगी। देश के विकास में यदि अवरुद्ध का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है तो वह क्या माना जाता है? भ्रष्टाचार माना जाता है। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो इन्हें उजागर कर सके, जो राजनेताओं की, क्योंकि हमने क्या देखा है कि जो भ्रष्टाचार या घोटालों का कारण क्या होता है? भ्रष्टाचार और घोटालों का कारण पारदर्शिता का अभाव होता है, प्रशासनिक और राजनेताओं की सांठगांठ होता है। तो जब सांठगांठ करके भ्रष्टाचार किए जाते हैं तो इनको पकड़ना मुमकिन नहीं होता। तो एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो राजनेताओं और प्रशासनों को अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की जांच करे, उन्हें उजागर करे और उजागर होने पर उन पर कार्यवाही भी करे। भ्रष्टाचार के मामले में तत्परता एवं निष्पक्षता से अन्वेषण एवं अभियोजन हेतु लोकपाल और लोक आयुक्त की स्थापना करने की सिफारिश की गई। वर्तमान में भ्रष्टाचार की समस्या सबसे ज्वलंत और चिंतनीय समस्या है। भ्रष्टाचार के प्रभावी हल एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधी इकाइयां या संस्था बहुत ही अधिक आवश्यक हैं। इनकी आवश्यकता बहुत पहले से ही महसूस की जा रही थी। बार बार संसद में इनके लिए बिल पेश किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे पास नहीं होने दिया गया। लेकिन आगे चलकर 2013 में यह बिल बनकर अस्तित्व में आ गया।
लोकपाल एवं लोक आयुक्त भ्रष्टाचार संशोधन मामले जो किसी मंत्री या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों से संबंधित होते हैं उन पर क्या करता है, जांच करता है। हमने पहले ही देखा है कि यह क्यों बनाया गया था। अधिकारियों और राजनेताओं को भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर उनकी जांच कर कर उन्हें सजा दिलाने हेतु यह बनाया गया था। वह लिखित सिफारिश किए जाने पर या स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कर सकता है और भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु उन संस्थाओं की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात इन भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इनकी स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जरूरी नहीं आप इसी तरीके से लिखें, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, केस स्टडी से भटकना नहीं है और चौथी यूनिट का पूरा पूरा सहारा लेना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में पारदर्शिता ना होने पर क्या होता है, क्या यह भ्रष्टाचार का कारण बनती है? तो हाँ, पारदर्शिता ना होने पर भारत में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण पारदर्शिता का ना होना ही है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में गोपनीयता और अपारदर्शिता के कारण प्रशासन की प्रक्रियाएं आम जनता के लिए अबूझ पहेली तथा भ्रष्टाचार अधिकारियों और नेताओं के लिए सुरक्षा का मार्ग बन जाती है। क्योंकि किस तरीके से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, किस तरीके से नीलामी की जा रही है, किस तरीके से कौन से नियम संचालित किए जा रहे हैं, लोगों के लिए जो योजना बनाई गई है उसमें कितना पैसा आया है, कितना खर्च किया जाना है, किस स्तर पर यह योजना संचालित की जा रही है और किस स्तर तक पहुंच चुकी है, इन सभी की जानकारी जनता तक ना पहुंचने के कारण यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा कारण बनती है। लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि उसके अधिकार वास्तव में है क्या और उनका उपयोग उसे किस तरीके से करना है। उसके लिए जो सरकार दर व दर इतनी सारी योजनाएं ला रही है, इतने सारे कार्य कर रही है, तो क्या उसका फायदा वास्तव में मिल रहा है? और यदि वह उसका फायदा पाना भी चाहता है तो वह किस प्रक्रिया के तहत पाना चाहे। यदि उसे जन्म प्रमाण पत्र भी बनवाना होता है, जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना होता है और वह तहसीली कार्यालय जाता है तो उसके सामने इतने सारे नियम बना दिए जाते हैं, इतनी सारी नियमों की फाइल रख दी जाती है कि वह खुद ही उसमें अबूझा रह जाता है, खुद ही उसको समझ नहीं पाता है। जिस कारण से क्या होता है, वह सही समय पर उसका फायदा नहीं ले पाता और वह भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में सहयोग करने लगता है। पद सोपान क्रम का पालन, जनता को सूचनाओं का ना होना, निर्णय को सार्वजनिक नहीं करना, जटिल सूचना प्रक्रिया, गोपनीयता का अत्यधिक पालन करना भ्रष्टाचार जन्म एवं फैलाव का कारण बने हैं। कानूनों के प्रति भय के चलते आम जनता शासन में भागीदार बनने से बचती रही है, जिसका सीधा लाभ भ्रष्टाचारियों को होता रहा है। तो एक पारदर्शिता मात्र ना होने से इतने सारे कारण बन जाते हैं और उन्हीं कारणों से भ्रष्टाचार का जन्म होता है। सुशासन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? पारदर्शिता होता है और इसी की स्थापना के लिए आरटीआई एक्ट भी लाया गया था। अपारदर्शिता के चलते घोटाले होते रहते हैं और सामने नहीं आते हैं। यदि कभी प्रक्रियाएं पारदर्शी हो जाएं तो एक उत्तरदायी प्रशासन एवं लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना संभव हो जाता है। अगला प्रश्न था, राजकीय और प्रशासकीय स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोक आयुक्त और लोकपाल जो है क्या वह सफल हो पाया है? तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि इस तरीके की संस्थाओं का निर्माण किया क्यों गया था, उसके पीछे उद्देश्य क्या थे, तो सरल सी बात है कि भ्रष्टाचार को उजागर करना और जो भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी हैं और राजनेता हैं उनको सजा दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और हमने प्रकरण अध्ययन के दौरान देखा भी है कि बहुत सारे अधिकारियों को, बहुत सारे राजनेताओं को इसके तहत सजा दी भी गई है और बहुत सारे इन आरोपों का सामना कर भी रहे हैं। अर्थात यह जो संस्था है अपने उद्देश्यों पर कारगर सिद्ध तो हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने में क्या सिर्फ इन संस्थाओं की स्थापना करना ही उचित है? क्या इनकी स्थापना करने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? क्या वर्तमान में 2013 में इसकी स्थापना होने जाने के बाद क्या वर्तमान में भ्रष्टाचार बचा ही नहीं है? तो यह स्वप्न मात्र लगता है। ऐसा नहीं है कि इन संस्थाओं के सिर्फ निर्माण से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही हमें क्या क्या करना पड़ेगा? लोकायुक्त की स्थापना के साथ ही साथ हमें यहां पे देखिए, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानून, समाज, पुलिस, प्रशासन, सरकार, मीडिया और आम जनता को मिलकर प्रयास करना होगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकेगा।
क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप छोटे से स्तर पर जाते हैं, छोटे से छोटा कार्य कराने के लिए जाते हैं, तो चपरासी से लेकर छोटे बाबू से लेकर बड़े अधिकारी तक सभी भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। और लाल फीताशाही जैसी प्रक्रिया होने के कारण सभी लोग आसानी से अपना काम निपटाने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें जनता की भी भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि लोकपाल और लोकायुक्त की है। जनता के साथ साथ समाज की, मीडिया की, परिवार की, सभी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है भ्रष्टाचार के उन्मूलन में। जब तक ये सभी मिलकर भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को एक अभिशाप के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना संभव नहीं है। लोकायुक्त भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु प्रभावी एवं सशक्त भूमिका निभा सकता है यदि उतनी प्रभाविकता के साथ कार्य करे जितनी शक्तियां उसे प्रदान की गई हैं, अन्यथा वह एक मशीनरी बनकर रह जाएगा। लोकायुक्त को जनता के लिए एक हथियार बनाया गया है और इस रूप में लोकपाल एवं लोकायुक्त भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि इस संस्था को जिन उद्देश्यों के रूप में या उद्देश्यों के साथ, जिस शक्ति के साथ में स्थापित किया गया था या अस्तित्व में लाया गया था, यदि वह ईमानदार पूर्वक उन शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्य करेगा तो हां, अवश्य ही आगे चलकर भ्रष्टाचार पर कुछ मात्रा में लगाम जरूर लग जाएगी। लोगों में उनका भ्रष्टाचार करने का भय जरूर जन्म ले लेगा। लेकिन यदि यह ऐसा नहीं करती है तो भ्रष्टाचार में आप जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया गया है, बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाए गए हैं जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कारगर हैं, लेकिन सही तरीके से कार्य न कर पाने के कारण वह सभी उतना महत्व नहीं रख पाते हैं या उनका अस्तित्व निराधारहीन हो जाता है। प्रकरण में उल्लेखित किया गया है कि इस एक्ट के कारण कुछ राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को सजा मिल चुकी है एवं कुछ भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, ये क्या है? विधेयक है। लोकपाल विधेयक का प्रभाव प्रशासन एवं राजनीतिक नेतृत्व पर हो रहा है। इस विधेयक के पारित होने से भ्रष्टाचार के मामले में कमी आई है तथा जांच प्रक्रियाओं में तेजी आई है। भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु यह विधेयक जन आकांक्षाओं का पुंज है। इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार से संबंधित केस स्टडी है वह समाप्त हुई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस केस स्टडी को किस तरीके से सॉल्व किया गया। कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाया गया है। यदि आपने चौथी यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, भ्रष्टाचार के अंतर्गत जितने भी टॉपिक सम्मिलित किए गए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनके अंतर्गत आने वाले सभी नियमों को बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया है, तो आप इन तीनों केस स्टडी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगली केस स्टडी की बात करेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछी गई थी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।